वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम हार और जीत की बात कर रहे थे, लेकिन अब मामला ये है कोई हारे या जीते ये एक तरफ है, क्योंकि दुनिया के हर जो सब्जेक्ट के साथ एक पैरेलल सब्जेक्ट है जिसे मईशत कहते हैं। और मईशत वो एरिया है जिसके अंदर बड़े बड़े लोग जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं बहुत सी ऐसी बातें मानने पर भी कि एक ज़माने में हमारे बारे में भी ये कहा जा रहा था कि जी इसको माशी तौर पर इतना कमज़ोर कर दो कि ये अपना एटमी प्रोग्राम जो है उसको सेक्रीफाइस कर दे। ये जो सिचुएशन है डॉक्टर शबीर साहब, अभी जहाँ तक डिबेट हुई, ये ठीक है कोई जीते हारे ये तो सारा कुछ है, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग करती है जंग, एक माह की बात की जा रही है, इस एक माह में जो दुनिया भर में जो माशी नताइज सामने आएंगे, अपना हरमुज़ बंद है, वहाँ से 20% ऑयल की और गैस की सप्लाई है, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जब दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ख़ुद अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हुआ है, उनकी अपनी इकॉनमी जो है वो बहुत मुश्किल से चल रही है। ये किस तरह संभाला जाएगा? क्या ये किसी के संभलेगा या फिर जो है ना वो बस अल्लाह के वो हम छोड़ देंगे, जिस तरह हम हर चीज़ को अल्लाह पे डाल के तो छोड़ के चले आगे निकल जाते हैं, ये वही वाला मामला रहेगा? अभी यूक्रेन में आपने देखा कि 5वां साल है और वहाँ पे जंग जारी है, और ये भी हम क्यों भूल जाते हैं कि ये पहली जंग थोड़ी है इस खत्ते में जी। आप ट्यूनिस से शुरू हो जाएं, फिर आप सीरिया पे शुरू हो जाएं, फिर आप इजिप्ट में आ जाएं, फिर आप इराक में आ जाएं, फिर आप यमन में आ जाएं, फिर आप ईरान में आ जाएं, फिर गज़ा, और अभी हम देख रहे थे जो मगरबी किनारा है। ये पूरा मिडल ईस्ट जो है वो रीशेप होने जा रहा है, और ये तब्दीलियाँ कुछ अरब स्प्रिंग में आई, कुछ अब आ रही हैं। बात आपने की इकोनॉमी की, देखें जंग के बारे में ये आम जुमला बोला जाता है कि जंग जो है वो सबसे ज़्यादा अब तक नौ इंसानी में मुनाफा बख्श काम है ना, वो जंग है। और जंग का फैसला करना हर किस्म के फैसलों से सबसे मुश्किल फैसला होता है। और दूसरा, जंग बिल्कुल भी नहीं की जाती हारने के लिए। जंग का असूल यही है, जो डिफेंस थ्योरी है जंग की, कि ये आप कहते जीतने के लिए हैं। जैसे अभी आपने खुद जिन मसाइल का जिक्र किया कि दुनिया का सबसे जो मकरूज तरीन मुल्क है, जिसका वो जो कर्ज है वो आप अगर टाइम स्क्वायर में जाएं तो वहाँ डिजिट्स में आ रहा होता है और वो सेकंड्स में बढ़ रहा होता है। और आपने सिर्फ फरमाया कि वो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर में है, फिर उसकी हद बढ़ाते रहते हैं वो, लेकिन उनका कर्ज तो डॉलर्स में है जो उन्होंने खुद छापने होते हैं। दो मुल्क हैं दुनिया के जिनसे वो उनकी एटी मशीन्स कह लें, जिनसे अमेरिका को कैश चाहिए होता है। अमेरिका फॉरेन रिजर्व नहीं रखता अपने पास जैसे हम रखते हैं, या जापान रखता है, या इंडिया रखता है। वो जो कैश उसकी जरूरत है वो दो मुल्क पूरी करते हैं, एक चाइना और एक सऊदी अरब जो है। ये जो जंगे अमेरिका दुनिया में मुसल्लत करता है वो तो अब छुपा भी नहीं रहा। उसने कहा नहीं कि वेनेजुएला वो तेल के लिए गए हैं जी जी, और उन्होंने जाके कब्जा कर लिया है वहां पे उनकी जो तेल है उस पे, ऑयल पे। इराक में जब वो आए थे तो मुझे एक दफ़ा याद है, अगर आप मुझे इजाज़त दें, अमरीकी क्लासरूम में पढ़ाते हुए क्लास को मैंने कहा भी आप बाहर रहेंगे, आप 40-45 लड़की लड़कियां थे, तो मैंने कहा बारी बारी करके आएंगे, आपके हाथ में मार्कर है, बोर्ड पे आप लिखेंगे कि इराक में अमेरिका किस लिए गया है। अब एक स्टूडेंट आता था, वो लिखता था, फिर उसको मिटा देता था, फिर और स्टूडेंट आता था। तो शाह साहब हर तालिब इल्म ने लिखा कि OIL ऑयल के लिए। यहां पर भी जो आने का मकसद है अमेरिका का, आप देख लें कि अभी आपने कहा कि वो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है खलीजी ममालिक की और कतर की और सऊदी अरब की, वो जो एक वॉर, एक जिसको आप मिलिट्री वॉर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं अमेरिका का, अब देखें वो इस खिते में इस जंग से वो इंडस्ट्री कितनी, आप देख लें कि उसको वो तकवीत मिलेगी। फिर दूसरा, ईरान के हवाले से कि ईरान पे जो पाबंदियाँ हैं, जो सैंक्शंस हैं, अगर वहाँ प्रो अमेरिका रजीम आता है तो ज़ाहिर है ईरान का जो ऑयल है, ईरान का जो गैस है। फिर देखें इनका ये भी होता है आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मार्शल थे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक मार्शल प्लान आया। देखें फिर ये जंगों के बाद क्या करते हैं, अपनी जो मल्टी नेशनल्स हैं जो उनके इक़्तिदार में लेके आती हैं, उनके लिए ये प्लान्स देते हैं रिकंस्ट्रक्शन का। आप इन्हीं से सुनेंगे कि ईरान को रीबिल्ड करने के लिए जो प्लान आया, गजा का जो देख लीजिए, गजा के लिए जो प्लान दे रहे हैं, असल में ये पूरी वॉर इकोनॉमी है। और ये ना सोचें कि इतनी बड़ा फैसला जिसमें ज़ाहिर नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी, वो बगैर सोचे समझे हो सकता है। ये बड़ी कैलकुलेटेड वॉर है। ट्रंप और जो न्यू कॉन्स और जो पेंटागन में लोग बैठे हुए, उनको आइडिया इस रीजन में उन्होंने किस तरह की डेवलपमेंट्स करनी है। उनको लगा इसराइल के लिए जो एक थ्रेट है, और ज़ाहिर पिछली जंग में इसराइल तक वो अभी भी गए तल अबीब तक जो मिसाइल फायर हुए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि
वहाँ इस रीजन में इजराइल को जो उनका अलाय है उनको मजबूत करने के लिए, एक बात अगर आप मुझे और कहने दें जी, अगर आप तारीख देखें जंगों की और पाकिस्तान की तारीख देखें, दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान रीजन में और वर्ल्ड में जो भी जंग हुई है उसका बेनिफिशियरी रहा है। हाँ जी, ये कोरियन वॉर से शुरू हो जाए और वॉर ऑन टेरर तक चले जाएं आप, मैं माशी पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे आपने देखा कि जो निगोशिएशंस होते रहे, फिर हम पीस बोर्ड में भी गए, फिर हमारी लीडरशिप अमेरिका में भी गई। देखें पाकिस्तान अब उस क्लब में आ गया है जिसको आप अभी बात हो रही थी, आपने बात एलीट क्लब, यूनिपोलैरिटी की बात कर रहे थे। अब जी, जी। देखिए 3 ताकतें तो हैं ना, एक इमर्जिंग पावर है चाइना, रशिया अब साबित कर रहा है यूक्रेन में कि उसको भी निकाला नहीं जा सका। पाकिस्तान 10 मई के बाद अब उस क्लब में, जिस क्लब में जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, जिनकी सरहदें महफूज हैं, जिनकी फौज ताकतवर है, जिनके पास लीडरशिप है, तो पाकिस्तान ने भी इस पूरी जंग के जो सिनारियो है, जो माजी में जो हमारे विजिट्स दौरे हुए हैं ना, और जो हमारे रीजन में तब्दीलियां आ रही हैं, हम भी हाई अलर्ट हैं इस वक्त, हमारी फोर्सेस भी हाई अलर्ट हैं, हम भी देख रहे हैं ये खिते में जो तब्दीली हैं वो किस नोयत की हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जाहिर है कि एक अमल है ना, उसके दोनों होंगे, फायदा भी नुकसान भी, कुछ बेनिफिशियरी होंगे, उसको नुकसान होगा, लेकिन ये है मूव बड़ी कैलकुलेटेड। ठीक है, अब और आपका पॉइंट आ गया। मैं अमजद साहब, ये जो वर्ल्ड एलीट क्लब जिसके बारे में डॉक्टर शबीर साहब कह रहे हैं कि हम उसका हिस्सा बन गए हैं, क्या हम वाकई उसका हिस्सा बन गए? ये एक सवाल मेरा आपसे है। दूसरा ये है कि कोई बेनिफिट भी होगा उस क्लब का, या हम सिर्फ लाइबिलिटीज पूरी करेंगे? क्योंकि अभी तक तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें तो बस ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि साथ जरूर रखा जा रहा है मामलात के अंदर, लेकिन क्योंकि जब तक हम खुद से इकोनॉमिक पावर नहीं होंगे, अगर हम खुद डिपेंडेंट होंगे लोगों के ऊपर या IMF पे या दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो हमारी बात शायद उस तरह की वैल्यू वर्थ नहीं रखती। क्योंकि वैल्यू और वर्थ दुनिया में सऊदी अरब जो है वो एटॉमिक पावर नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू और वर्थ इसलिए है कि वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। तो आपको लगता है कि क्लब का हिस्सा बन जाने से हमें कोई बेनिफिट भी हासिल होगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम उस स्टेज पर हैं कि जी कि वो बेनिफिट्स हासिल कर सके जिनका प्रोफेसर साहब जिक्र भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि जी कि हमें शायद वहाँ से इससे पहले भी हमने बेनिफिट्स लिए हैं, लेकिन मेरा तो ख्याल ये है कि हमने जितनी भी ये जंगें हुई हैं उनमें जहाँ जहाँ हम इन्वॉल्व, खुद कर अफगान वार थी, उसमें हम वक्ती तौर पर तो हो सकता है कि हम बेनिफिशरी रहे हों, लेकिन अगर आप उसको लंबे अरसे के लिए देखते हैं तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। हम तो 3 साल पहले तीन साल पहले जिस स्टेज पर पहुंच चुके थे कि वो तो हम तो फारिग होने वाले थे अचानक से कि जी कि ये पोजीशन आ गई। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास ना कोई इंडस्ट्री रही, ना कोई हमारे पास ट्रेड रही, ना हमारी एक्सपोर्ट्स थी, ना मतलब ज़राअत तक हमारी डूबने वाली हो चुकी थी। लेकिन मामला ये है कि जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जी कि इस जंग के जो गजा के अंदर आप कह सकते हैं वहाँ पे पीस बोर्ड में जाना शायद हमारी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि हम उस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे जिसने ये कोऑर्डिनेट किया था, ये मुज़ाकरात करवाए थे, ये लोगों को इकट्ठा किया था और उसकी वजह से हमें उसमें रखा गया। दूसरी बात यह है कि ये बात हमारा इस वक्त हम बेनिफिशरी ज़रूर हैं कि हमारा जो एटमी जो प्रोग्राम है वो महफूज है, हम ताकत हैं। हमने साबित किया 10 मई का जो इन्होंने जिक्र किया कि उसमें हमने साबित किया कि हम बड़े हमारा डिफेंस जो बड़ा पावरफुल है, कोई हमारी तरफ ना आए। ये बात तो ये है दुनिया के अंदर हमारा ये मैसेज क्रिएट कर दिया। आगे चल के जरूर हो सकता है, लेकिन वो इसकी वजह से नहीं होगा। ये जो अभी जो ईरान के साथ हो रहा है वो हो सकता है कि हमारा जो JCC की मीटिंग हो रही है मई में अभी CPEC 2 की, उसमें कोई अगर मटेरियलाइज हो जाती हैं चीजें तो फिर हमारे लिए एक ये नया एक दौर होगा। उसको आप जिधर मर्जी जोड़ लें कि जी कि शायद ये इस जंग की वजह से है या कुछ और हालात की वजह से है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं पाकिस्तान में माशी तौर पर। लेकिन मैं एक जिक्र करना चाहूँगा जो अभी जो ईरान के अंदर जो सूरत बनी है उसमें देखिए मामला ये हैं कि अभी आज हमारे जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने एक बात कही है तो उन्होंने कहा कि जी कि वो तो ईरान तो एग्री था इस बात के ऊपर 0% यूरेनियम के ऊपर एग्री था, तो फिर हमला करने की क्या वजह थी? इसके बावजूद को पेशरफ्त मुस्बत पेशरफ्त हो रही थी, क्यों हमला किया गया? तो उसके हवाले से जो बात है जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि जब वेनेजुएला का जिक्र किया, इससे पहले बाकी भी यूक्रेन के साथ जो क्या किया था, यूक्रेन के साथ जंग के दौरान जाके मुआहदा करके आए ट्रंप साहब कि जी कि हमने जनाब आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें कि आपकी जो रेयर मिनरल्स हैं, जो आपकी मदनियात हैं, उनके ऊपर हमें आपने हिस्सा देना है। वेनेजुएला के साथ भी यही किया। यहाँ पर भी वो इसके एटमी प्रोग्राम का तो इशू ही नहीं था,
मामला तो ईरान हाँ, के ये बात अंदर का- जो मादनियात हैं, रेयर मिनरल्स हैं, इस वक्त एक जहन चीज ध्यान में ऑयल रखिए, की इस वक्त कंपनीज पे भी बात हो रही दुनिया थी की जो मुज़ाकरात रेयर में। मिनरल्स हैं उसका 80 से 90% चीन के पास है। एग्रीमेंट्स हो चुके हैं उनके ऑलरेडी, अमेरिका ने लेट कर दिया ये काफी सारा, लेकिन वो छीन के लेना चाहते हैं हिस्सा, और उसमें वो हिस्सा चाहते हैं। जिस वक्त बैठ के ये हिस्सा तय हो जाएगा, हो सकता है उसमें चीन बैठ जाए, रूस बैठ जाए, बाकी बैठ के करें कि जी अच्छा जी आपको हम आपकी कंपनियों को यहाँ पे ये तेल में और मिनरल्स के ऊपर ये हिस्सा देते हैं, उससे जंग खत्म हो जाएगी। ये मामला कोई रजीम चेंज नहीं हो जाएगा, यही रजीम रहेगा और इसी तरह से चलता रहेगा। यही इसराइल होगा और बाकी मुल्क भी यही होंगे, सब रहने लगेंगे, हंसी खुशी कहानी का एंड जो है कहानी का वो end हो होगा। जाएगा। लेकिन शाहनवाज ये- फारूकी साहब, ये बड़ी गुडी गुडी सी सिचुएशन अमजद इकबाल साहब ने पोर्ट्रे कर दी है। नहीं, मुझे ये तो- मैंने आपको एक point बताया, लेकिन ये होता है या नहीं होता, ठीक है, ईरान I इसके agree। ऊपर राजी होता है या नहीं होता, ये अगला सवाल है। ठीक है, अब इस पर भी बात करेंगे। ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है कि ईरान राजी होता है या नहीं होता, लेकिन ये बताइए कि क्या ये जो अब आलमी कसाद बाजारी की बात, आपका तो वैसे भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आप कसाद बाजारी जो है उसके खिलाफ बड़ी आसानी से बोलते हैं, फ्लो में बोलते हैं। मुझे बताइए कि जिस आलमी कसाद बाजारी यूक्रेन और रूस की जंग के बाद जो दुनिया ने फेस की, हार्डली डाइजेस्ट की, और अब जो हो सकता है इस जंग के बाद, वो क्या वो उसमें कोई डाइजेशन का कोई एलिमेंट हो सकेगा या इंडाइजेशन होगी, फिर मुश्किल हो जाएगा ये आलमी बरादरी के लिए इसको डाइजेस्ट करना? अच्छा, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं अमजद साहब से और नौशाद साहब एक सवाल पूछूंगा। वो निजामी साहब के दरवाजे के बाहर एक नायब कासद बैठा करते थे, उनके खास इकबाल नाम था, क्या नाम था? ताफियों के बड़े फेवरेट हैं वो। जी, क्या नाम था उनका? इकबाल गालबन। नाम मुझे भी भूल गया इस वक्त, लेकिन अच्छा, बहरहाल हाँ। वो उनसे किसी ने पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी और निजामी साहब की मिला के कुछ 3-1 लाख रुपए हो जाते सही हैं। सही बात है। तो ये जो निजामी साहब के साथ मिलके उनकी तनख्वाह हो जाती थी, तो पाकिस्तान भी बस ऐसे ही एलीट क्लब का मेंबर है। आप इसी में खुश रहना चाहते हैं। पाकिस्तान मुझे अपनी जान से प्यारा है, मैं पाकिस्तान के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन ये जो बिला वजह की खुशफहमी में रहना, मुझे वो समझ नहीं आता। देखिए, ये सबसे बड़ी हकीकत मईशत ही है। डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया कि वो जो जंगें हुई और जो अरब स्प्रिंग हुई और वो सारा कुछ, तो याद रखिए कि ये सारा मामला जो था वो तो शुरू हुआ था पहली अरब इसराइल जंग के बाद से, और उस वक्त ये इस हकीकत को दरियाफ्त किया गया कि अगर इसराइल ने इस खित्ते में कायम रहना है तो उसके लिए अरबों को आपस में लड़ाना भी है, इनको कमजोर भी करना है। वैसे तो तब एक फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ था कि अरब इतने ज्यादा हैं इसराइलियों के मुकाबले में कि अगर वो इसराइल की तरफ मुंह करके अगर पेशाब कर देंगे तो वो सारे डूब जाएंगे। लेकिन ये बहुत सारी बातें सिर्फ कहने की हुआ करती हैं। फारूकी साहब, वो इत्तेहाद के साथ हमला किया था, तब भी तो हार मुकद्दर हुई थी। अच्छा, चले मैं थोड़ा सा आहिस्ता, चूंकि अब आपके पास टाइम का भी मसला होगा, जी जी तो ये देखिए, असल मसला है पेट्रो डॉलर का। जी जी ये सारी चीजें जो है वो पेट्रो डॉलर के साथ जुड़ी हुई हैं और उसको प्रियम्प्ट भी किया जाता है, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाता है। ये जो अभी कुछ हो रहा है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये पहले भी हुआ है और इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से हुआ है कि जब उनको लगता है कि हमारा डॉलर जो है वो खतरे में है, क्योंकि आपने जब तक डॉलर को एक बैनुल अक़वामी करेंसी के तौर पर मजबूत रखना है तो उसके लिए वो हर कीमत पर हर काम वो करेंगे, और अगर उसके नतीजे में जंग करनी पड़ती है तो ऑब्वियसली जंग के नतीजे में भी उनकी मईशत को किसी न किसी हद तक तो तवानाई ही मिलती है। लेकिन ये जो कसाद बाजारी वाला मामला है, देखिए हमारे इस खित्ते में आप समझिए कि ये 2 अरब से ज्यादा का एक खिता है जिसमें हम रहते हैं। यहाँ पर लोगों की रोजाना की जिंदगी बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा पिछली गर्मियों में लोग बिजली का बिल ना देने की वजह से खुदकुशियां कर रहे थे। अभी भी आप ये देखें कि लोगों की, आम आदमी की पहुंच से फ्रूट उस तरह से बाहर निकल चुका हुआ है कि रमजान के मुबारक महीने में भी आम आदमी उस तरह से फ्रूट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। 35% जो है वो इस वक्त तक जो एलपीजी है उसकी कीमतों में यूरोप में इजाफा हो चुका है, चूंकि कतर का जो एलपीजी हाँ वहां जी, से वो एक निकलता है वो आपनाए हुर्मस से गुजर के जाता है, तो आपनाए हुर्मस बंद है तो 35% वो बढ़ गया है। जी अच्छा, कोई 80-82 डॉलर पे आपका तेल चला गया है और वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में $100 पर बैरल पर चला जाएगा। आपके मुल्क में 8-9 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, तो आपके ख्याल में इससे जिंदगी आसान होगी? आपको तो पता है कि हमारे यहाँ के करेले और भिंडी भी जो है वो तो डीजल पे चलते हैं। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है,
तो अशियाए जो रोजमर्रा है उनकी कीमतों में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। आम आदमी को तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ मफादात हैं जिनको पूरा करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ठीक। इसमें हमें ये देखना है कि पाकिस्तान का मैं दोबारा अर्ज कर दूं, हम इस वक्त वो जो ईरान अरब और वो जो सारा एक तनाज़ा और उम्मत का एक ख्याल, मैं बहुत माजरत के साथ मैं पाकिस्तान को सबसे आगे रखता हूँ भाई, और पाकिस्तानियों को सबसे आगे रखता हूँ। मेरे नजदीक हमें यह देखना है कि हम इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी किस तरह से बना सकते हैं। इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत की कामयाबी होगी। और खुदा न खास्ता वो अगर इसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील न कर पाए तो ऑलरेडी लोगों की हालात बहुत खराब हैं, लोग मरने की नहज पर पहुंचे हुए हैं, मुश्किल है जिंदगी। इसको मजीद मुश्किल करेंगे तो यहाँ पे अनरेस्ट होगा ठीक। खुदा न खास्ता, और सूरत जो है वो ठीक है। मजीद खराब होती नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सारा खेल जो है पेट्रो डॉलर का है, और जो हमारे मामलात हैं, जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर हमने अपने आप को अभी तक तवाज़न पॉलिसी के साथ आगे चलाया है, लेकिन इस मुतवाज़न पॉलिसी के साथ साथ हमें इसको अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना है, ये अहम बात होगी। हमारे क़यादत का जो असल इम्तिहान है कि इसको हम अपॉर्चुनिटी बनाएं इस जंग को, और उससे अपने जो पाकिस्तानी हैं या आम आदमी है उसको फ़ायदा दें। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।